हेलो सी एस ई टी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड. ठीक है, एंड गोइंग वेल एट योर होम. प्राची पालीवाल दिस साइड एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इकोनॉमिक्स फॉर दिस सेशन ऑफ सी एस ई टी. एज मैनी ऑफ द पीपल नो अबाउट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, कितने मार्क्स के लिए रहेंगे एंड बाइफर्केशन क्या है, एवरी वन नो. बट जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद अवर सिलेबस. So paper 3, that is what your economics and business environment subject, which is of 50 marks, in which 25 marks of economics will be there and 25 marks of business environment will be there that you have to study. And for this session, I am going to teach you economics. In that, we are having 5 topics. How many topics we are having? 5. Demand, supply, market competition. Second one is national income. Third one is union budget. Fourth one is financial system. And fifth one is Indian economy. So we have to study all these 5 topics for 25 marks. And your paper will be objective pattern. Okay. So shall we start with our syllabus? Okay. We have to start with our chapter number 1, that is what demand, supply and forms of market. चलिए, before starting with your notes content, we will discuss about desire and demand. क्योंकि डिमांड को पढ़ने के पहले आप सब लोगों को ये पता होना बहुत आवश्यक है कि डिजायर का मतलब क्या होता है. क्योंकि हम लोगों को अभी तक ये गलतफहमी रहती है कि डिजायर और डिमांड सेम चीज़ है. मुझे भी थी जब तक मैंने इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा था. So many of the people is having confusion that desire and demand is the same thing. But there is a slight difference between desire and demand. Desire और demand में क्या है, फर्क है. So economics कहता है कि desire और demand में एक slight difference है जो हम लोगों को अब पढ़ना है. Shall we start? Okay. Guys, desire का मतलब होता है mere a wish. डिजायर का मतलब क्या होता है, मेयर अ विश, मतलब सिर्फ मेरी एक इच्छा, सिर्फ मेरी सोच, उसको मैं क्या कहती हूँ, डिजायर कहती हूँ. एंड व्हाट अबाउट डिमांड? डिमांड का मतलब होता है, डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स. व्हेन यू विल कंबाइन ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर, वो आपका क्या बन जाएगा, डिमांड बन जाएगा. तो इट इज डिजायर प्लस willingness to pay plus ability to pay. When you combine all these factors, तो आपका क्या बन जाता है, डिमांड बन जाता है. मतलब डिमांड होने के लिए डिजायर होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे मतलब खर्चा करने की इच्छा होना चाहिए, और इच्छा से कुछ नहीं होता, एबिलिटी टू पे मतलब आपके पॉकेट में मनी होना बहुत आवश्यक है. तो जब ये तीनों बातें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो आपकी इच्छा क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है. समझ में आया? और क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए वी विल टेक एन एग्जाम्पल. जैसे सपोज देयर इज अ बेगर एंड बेगर इज स्लीपिंग एंड थिंकिंग अबाउट कि आई वांट टू बाय अ BMW. तो वो उसकी क्या है, डिजायर है, मेयर ऑफ विश है, सिर्फ एक इच्छा है. बट अ वेल रिनाउंड सक्सेसफुल डॉक्टर वांट्स टू बाय अ BMW, सो ही कैन बाय इट वेरी इजीली ना. क्यों? क्योंकि उसकी डिजायर भी है, विलिंगनेस टू पे भी है और एबिलिटी टू पे भी है. समझ में आया? तो डिजायर और डिमांड में क्या है, फर्क है. अरे इच्छाएं तो हमारी रोज अनेक होती है रे, हर एक पल में हमारी इच्छाएं बदलती जाती हैं, पर क्या हम हर इच्छा को पूरा करते हैं, क्या हम हर विश को पूरी करते हैं? नहीं. तो जो विश पूरी नहीं होती, जो सिर्फ हम सोचते हैं, वो क्या रहती है, आपकी डिजायर. लेकिन जिसको हम पूरा करते हैं, जिसको हम कंप्लीट करते हैं, वो क्या है, आपका डिमांड. समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो डिमांड मतलब क्या, जो पूरा किया जाता है, जिसको हम पूरा करते हैं, दैट इज व्हाट योर डिमांड इज ऑल अबाउट. कई बार हमारे पॉकेट में पैसे होते हैं बट हमारी इच्छा नहीं होती, वी आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट मनी. तो वो आपका डिमांड कहलाएगा क्या? नहीं, क्योंकि यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट मनी. बट इफ यू हैव डिजायर ऑल्सो, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, तब आप क्या कर सकते हो, डिमांड को क्रिएट कर सकते हो. समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट डिमांड. आपके मॉड्यूल और नोट्स के हिसाब से डिमांड के बाद आपको डायरेक्टली लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है. बट अकॉर्डिंग टू मी, डायरेक्टली लॉ ऑफ डिमांड की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. क्योंकि अगर आप लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अच्छे से पढ़ लेंगे ना,
तो आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही ज़्यादा इजीली कन्वीनियंटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो एंड ऑल्सो देयर इज़ वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि प्लीज़ मेंटेन अ नोटबुक, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें मैं लिखती हूँ अपने आईपैड पे, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो लोग क्या करें, नोट डाउन करें स्क्रीन पे से, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्विक रिविजन के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। सो भले ही आपके मॉड्यूल एंड नोट्स में ये पार्ट नहीं है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, बट आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन इन योर नोटबुक फ्रॉम माई स्क्रीन so that it will be easy to understand law of demand more conveniently. Okay, चलिए. So next topic is factors affecting demand. Before starting with factors affecting demand, we should know what do you mean by factors affecting demand. मतलब कोई भी हेडिंग शुरू करने के पहले या उसके अंदर का कंटेंट पढ़ने के पहले हम लोगों को हेडिंग का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें हेडिंग ही नहीं पता होगी तो हमें अंदर की चीज़ें कैसे समझेंगे. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब होता है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं. मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण डिमांड क्या होता है, अफेक्ट होता है, चेंज होता है. मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण आपका डिमांड क्या होता है, चेंज होता है, अफेक्ट होता है. तो ऐसी अलग अलग बातें हम लोगों को पढ़नी है. ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसके कारण आपका डिमांड क्या होता है, चेंज होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है. फैक्टर्स का एक और नाम है डिटर्मिनेंट्स. So, अगर if any time the word determinant is used, so don't be confused. Determinants का मतलब ही क्या होता है, फैक्टर. डिटर्मिनेंट्स, ठीक है. तो डिटर्मिनेंट्स को ही फैक्टर्स कहा जाता है. समझ में आया बेटा आप लोगों को. सो वन बाय वन हम ये बातें देखेंगे जो डिमांड को क्या करती है, अफेक्ट करती है. वन बाय वन वी विल सी कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड, ठीक है. चलिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है प्राइस. प्राइस अफेक्ट्स द डिमांड, ऑब्वियस सी बात है. अब एक बात और मेरी सुन लीजिए ध्यान से. जब कभी भी आज के बाद आप लोग डिमांड पढ़ेंगे तो खुद को कभी भी कंज्यूमर की पोजीशन पे रखना और कंज्यूमर के एंगल से समझना, तो आपको चीज़ें कभी भी इजीली समझ में आएंगी. कभी भी कंज्यूमर के एंगल से ही सोचना तो आपको चीज़ें और क्लियरली समझ में आएंगी, क्योंकि डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर. तो हम किसके एंगल से बात कर रहे हैं, कंज्यूमर के एंगल से. तो खुद को कंज्यूमर समझना तो चीज़ें और आसानी से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी. अब कंज्यूमर के एंगल से ही सोच के देखो, क्या प्राइस डिमांड को अफेक्ट नहीं करता. क्या प्राइस हमारी डिमांड को अफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल करता है. प्राइस अफेक्ट्स द डिमांड. कैसे. अगर प्राइस ज़्यादा है, इफ द प्राइस इज मोर, तो डिमांड आपकी क्या रहेगी, कम. और अगर प्राइस कम है तो आपकी डिमांड क्या रहेगी, ज़्यादा. समझ में आया. तो प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा. बीइंग अ नॉर्मल कंज्यूमर भी ऐसा ही होता है. किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, पर अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेल में चीज़ों की प्राइस क्या हो जाती है, कम, तो हम डिमांड ज़्यादा करते हैं ना जाके, ठीक है. लेकिन अगर किसी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ गई है तो हम डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. तो एक नॉर्मल कंज्यूमर कभी भी ऐसे ही रिएक्ट करता है. तो इफ द प्राइस विल राइज, डिमांड विल फॉल, एंड इफ द प्राइस इज फॉलिंग, सो डिमांड विल राइज. समझ में आया. प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है. और जिस मैनर में मैं लिख रही हूँ ना, आप लोग भी उसी मैनर में नोट डाउन करिए ताकि आप लोगों को और इजीली समझ में आएगा, ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज इनकम. सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, इनकम. ऑब्वियस सी बात है, इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैसे. अगर इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी क्या होती है राजा, बढ़ती है. और अगर आपकी इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड भी क्या होती है, कम होती है. अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है. और अगर आपकी इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड भी क्या होती है, कम होती है. समझ में आया. सो इफ द इनकम इज मोर, सो डिमांड विल बी मोर. इफ द इनकम इज लेस, तो डिमांड विल बी लेस.
समझ में आया? इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, इनकम कम तो डिमांड कम। वेरी ऑब्वियस, कमाई ज़्यादा रहेगी तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, कमाई कम रहेगी तो डिमांड कम रहेगी ना। बहुत ऑब्वियस बात है ये तो। जिस महीने पॉकेट मनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, जिस महीने पॉकेट मनी कम डिमांड कम। थर्ड पॉइंट, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब हमारी जनता जनार्दन। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, पॉपुलेशन अगर कम है तो डिमांड कम रहेगी। बट ऑब्वियस है ना, लोग ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, लोग कम तो डिमांड कम। मैम कैसे? खुद ही सोच के देखो। गोकुलधाम सोसाइटी, इफ देयर आर 100 पीपल लिविंग तो डिमांड किसके अकॉर्डिंगली होगी? अकॉर्डिंग टू दैट 100 पीपल। इफ दैट 100 पीपल इज इंक्रीज टू 150 पीपल तो अब डिमांड किसके अकॉर्डिंगली होगी? 150 पीपल के अकॉर्डिंगली। यानी अब पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ जाएगी। एंड इफ द 100 पीपल इज डिक्रीज्ड टू 50 पीपल तो अब डिमांड किसके अकॉर्डिंगली होगी? 50 पीपल के अकॉर्डिंगली होगी। तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया? तो पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। फोर्थ पॉइंट है आपका टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। आपके टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस पे भी आपकी डिमांड क्या करती है राजा? अफेक्ट करती है। मैम कैसे? देखिए सुनिए। अब जैसे आप या पीपल या हमारी सोसाइटी किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा पसंद करती है, उसके हैबिचुअल हो जाती है, प्रेफर करती है, या उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। और अगर लोग किसी चीज़ को कम पसंद करते, कम प्रेफर करते या कम हैबिचुअल है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन सर के एरा में बेल बॉटम पैंट्स चलती थी तो लोग बेल बॉटम पैंट्स को डिमांड करते थे। पर अभी के ज़माने में बेल बॉटम पैंट्स नहीं चलती तो लोग बेल बॉटम पैंट्स को डिमांड नहीं करते। समझ में आया? तो उस समय बेल बॉटम पैंट्स चलती थी, टेस्ट था, प्रेफरेंस था, लोग हैबिचुअल थे तो डिमांड थी। अब टेस्ट नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है तो डिमांड नहीं है। तो लोगों के टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस पे भी डिमांड क्या करती है राजा? डिपेंड करती है। समझ में आया आप लोगों को? समझा? वेरी गुड। फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी भी आपके डिमांड को क्या करती है? अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज होती है तो डिमांड अफेक्ट होती है। एग्जाम्पल दीजिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टैक्स। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स अगर बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, टैक्स अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। टैक्स अगर ज़्यादा रहेगा कमोडिटी पे तो लोग कम डिमांड करेंगे, टैक्स अगर कम रहेगा कमोडिटी पे तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जीएसटी। जीएसटी अगर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो लोग कम डिमांड करेंगे क्योंकि हमारे बिल में जीएसटी लग के आता है। तो जीएसटी अगर ज़्यादा लग रहा है तो हम कम डिमांड करेंगे, जीएसटी अगर कम लग रहा है तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आपके डिमांड को कम ज़्यादा करती है। समझ में आया? टैक्स के अलावा भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हो सकती है जिसके कारण आपका डिमांड क्या होगा? कम ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे हमने टैक्स समझ लिया, वेल एंड गुड, सफिशिएंट है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस का मतलब होता है कि आप फ्यूचर की प्राइस को सोच के आज की डिमांड को क्या करते हो? चेंज करते हो। मतलब आप फ्यूचर की प्राइस को एक्सपेक्ट करके प्रेजेंट की डिमांड को कम ज़्यादा करते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दिवाली। Diwali is the favorite festival of every student. Every student what? Everyone. दिवाली हर किसी का फेवरेट फेस्टिवल होता है, इवन मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है। क्यों? स्नैक्स, स्वीट्स, क्लोथ्स एंड क्रैकर्स, लाइट्स, एवरीथिंग इज सो गुड इन दिवाली। तो जैसे सपोज दिवाली अक्टूबर नवंबर में आता है स्पेसिफिकली, ठीक है, तो मैं सितंबर में ही ये सोच रही हूँ कि दिवाली अक्टूबर नवंबर में आने वाली है तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी,
तो क्यों ना मैं चीजें आज ही खरीद लूं। तो मैंने आज की डिमांड को बढ़ा दिया फ्यूचर की प्राइस को सोच के। तो जब आप फ्यूचर की प्राइस को सोच के प्रेजेंट की डिमांड को अफेक्ट करते हो तो उसको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस कहा जाता है, जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। वैसे वर्षा भी होता है, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो आज डिमांड नहीं करेंगे, फ्यूचर में डिमांड करेंगे। समझ में आया? तो फ्यूचर की प्राइस को सोच के जब आप प्रेजेंट की डिमांड को अफेक्ट करते हो तो उसको कहा जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। बिकॉज ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस यू आर अफेक्टिंग टुडेज डिमांड। आप आज की डिमांड को क्या कर रहे हो? अफेक्ट कर रहे हो फ्यूचर की प्राइस के कारण। समझ में आया? तो फ्यूचर की प्राइस भी तो आपके आज के डिमांड को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। समझ में आया? दैट इज व्हाट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, चलिए 7th है आपका, लास्ट पॉइंट है आपका, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब क्या बोला मैंने? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। जो एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। ठीक है, अब दो तरीके के रिलेटेड गुड्स आपके होते हैं। कितने तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं आपके? दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, जिसमें कि एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स आर देयर? टू, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब वन बाय वन। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब वो होता है जो एक दूसरे के ऑप्शन में यूज होते हैं, मतलब ही जो एक दूसरे के बजाय यूज होते हैं कि ये नहीं मिला तो ये। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। टी और कॉफी एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है, कि टी नहीं मिला तो कॉफी ले लेंगे। ठीक है, तो मैम यहाँ पे कैसे डिमांड अफेक्ट हो रही है? बहुत ध्यान से ये लाइन को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रिलेटेड गुड्स के कंसेप्ट में एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। मतलब एक कमोडिटी की प्राइस अगर चेंज हो रही है तो दूसरे कमोडिटी की क्या अफेक्ट होती है? डिमांड अफेक्ट होती है। क्या बोला मैंने? एक कमोडिटी की प्राइस अगर चेंज होती है तो दूसरे कमोडिटी की क्या अफेक्ट होती है? डिमांड अफेक्ट होती है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये आपका टी और ये है आपका कॉफी। टी एंड सी, टी इज अबाउट कॉफी एंड सी इज अबाउट टी इज अबाउट टी एंड सी इज अबाउट कॉफी, सॉरी। और ये है आपका प्राइस और ये है आपका डिमांड। ठीक है, तो प्राइस टी की बढ़ी। प्राइस किसकी बढ़ी? टी की। तो डिमांड पता है किसकी बढ़ गई? कॉफी की। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ढोलू नाम का एक लड़का है और ढोलू नाम का लड़का बड़ा हेल्दी सा लड़का है, मोटू सा, और वो हिलते हिलते गया अपना किराना शॉप पे एंड ही सेड कि भैया 50 रुपए की टी देना, 50 रुपए की चाय पत्ती देना। तो दुकान वाला भैया बोलता है कि 50 रुपए में आपको चाय पत्ती नहीं आती, अब वो 55 रुपीज की हो गई है। तो ही सेड व्हाट, 55 रुपीज की हो गई है और मैं तो सिर्फ 50 ही रुपीज लाया हूँ। तो अब एक काम करिए भैया, आप मुझे कॉफ़ी दे दीजिए, क्योंकि टी की प्राइस तो बढ़ गई है। अब आप एक काम करिए, मुझे कॉफ़ी दे दीजिए। तो टी की प्राइस के कारण आपने क्या देखा? कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, यानी एक की प्राइस दूसरे की डिमांड, एक की प्राइस दूसरे की क्या करता है? डिमांड को बढ़ाता है। समझ में आया? और अगर आप देख रहे होंगे तो ये एरोस के डायरेक्शन सेम डायरेक्शंस में है। ठीक है, मतलब ये एरो सेम डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं? मूव ऑन कर रहे हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर आप मुझे पूछेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है, तो मैं कहूंगी सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। समझ में आया? क्योंकि दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। समझ में आया? सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, मतलब ऑप्शन, ये नहीं तो ये। समझ में आया? जहाँ पे एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को क्या करता है? अफेक्ट करता है। मतलब अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड किसकी बढ़ी? कॉफी की। टी की प्राइस, कॉफी की डिमांड। समझा आप लोगों को? गुड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, ऑब्वियस सी बात है, पेन और इंक दो ऐसे कमोडिटीज हैं जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते। भैया मेरा पेन तो बिना इंक के नहीं चलता, आपका चलता है क्या? अरे हर किसी के पेन को चलने के लिए इंक की जरूरत होती है, हर किसी के पेन को नहीं, पेन को ही चलने के लिए इंक की जरूरत होती है। तो बिना इंक के पेन का कोई काम नहीं और बिना पेन के इंक का कोई काम नहीं। समझ में आया? तो दीज आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक और एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी कार में पेट्रोल लगता है तो आपकी कार बिना पेट्रोल के चलने वाली है क्या? नहीं। और बिना कार के पेट्रोल का क्या करूं? तो कार एंड पेट्रोल आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिना पेट्रोल के कार का कोई महत्व ही नहीं है। समझ में आया? मैम हमारी चलती है ना कार धक्के मार के। अरे भाई क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं। कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब यहाँ पे कैसे एक की प्राइस दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करती है वो भी हम लोग देखते हैं। रिलेटेड गुड्स का कंसेप्ट कॉमन है कि एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है, लेकिन गुड्स अलग अलग है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो एक दूसरे के ऑप्शन में यूज होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो एक दूसरे के बजाय यूज होते हैं। समझ में आया? सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो एक दूसरे के ऑप्शन में यूज होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। और इन दोनों में कॉमन बात यह है कि एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है। ठीक है, चलिए अब कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोल एंड कार, ये है प्राइस और ये है डिमांड, पी फॉर पेट्रोल एंड सी फॉर कार। तो अब पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड क्या हो गई? कम। तो पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ती है और कार की डिमांड कम होती है तो इससे हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। सेम सब्स्टिट्यूट में भी हुआ था, एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे की डिमांड को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो एक दूसरे के ऑप्शन में यूज होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड का जो एरो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, और दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा रहा राजा? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रहा। कैसा रिलेशनशिप रहा? इनडायरेक्ट, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का भी कंसेप्ट क्या होता है? खत्म होता है। तो ये आपके साथ क्या थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब ऐसी चीजें जो डिमांड को क्या करती है? अफेक्ट करती है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? चलिए अब यहाँ पे हम लोग आज आगे नहीं बढ़ूंगी, इसके बाद नया टॉपिक नहीं शुरू करूंगी, नया टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर को हम लोग पूरा क्या कर लेते, एक बार रिवाइज कर लेते, और नोट्स में से भी एक बार डिमांड का मीनिंग रीड कर लेते। तो चलिए सबसे पहले नोट्स में से डिमांड का मीनिंग रीड कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड: डिमांड इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रिफरिंग टू अ कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। जो हम लोगों ने पढ़ा वही यहाँ पे लिखा है कि डिमांड का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर की डिजायर कोई भी गुड्स को खरीदने की, प्लस willingness to pay and ability to pay for a specific goods and services। वही हम लोगों ने पढ़ा कि डिमांड को पूरा होने के लिए तीन बातों की आवश्यकता है। क्या क्या? डिजायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। सेम चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है और वही हम लोगों ने वहां पे देखा था। चलिए तो एक बार मुझे रिवाइज करवा दीजिए। डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर का मतलब होता है मेरा विश, मतलब सिर्फ मेरी एक इच्छा, सिर्फ मेरी एक सोच, सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश। समझ में आया? मेरा विश। और डिमांड तीन चीजों से बनता है, डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे। ठीक है, देखो मेरी आदत है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम चीजों को बार बार रिपीट करने की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मैं जितना ज़्यादा रिपीटेशन करूंगी या रिविजन करूंगी तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों के दिमाग में वो बातें फिट हो जाती हैं हमेशा के लिए। सो आप लोग ऐसा मत करिएगा। मेरे को पता है बच्चों के रिएक्शंस कैसे होते हैं, यार वाई शी इज रिपीटिंग ओनली वन थिंग अगेन एंड अगेन, क्यों बार बार एक ही एक बात बोलती है? अरे भैया आई एम योर टीचर, ठीक है, आई एम योर मेंटर, तो मुझे ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि वो चीज़ें आपको एक बार में ही लर्न हो जाए, याद हो जाए, ताकि आपको दोबारा से उस चीज़ में जाना ना पड़े।
ठीक है, तो मेरे रिपीटेशन से, मेरे रिविजन से आपका फायदा ही है, मेरा गला दुखता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप बार बार ये मत सोचिएगा, जितना ज़्यादा मैं रिवाइज करवाऊंगी, रिपीट करूंगी, उतना ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। समझ में आया? तो इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करिए, ठीक है, घर पे बोल बोल के, ताकि आपको भी वो चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए। अब टाटा बाय बाय करने से पहले एक बार फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को भी क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला फैक्टर क्या था, प्राइस। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। वेरी गुड। सेकंड, इनकम। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। थर्ड, पॉपुलेशन, जनता। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड, जितने कम लोग उतनी कम डिमांड। फोर्थ, टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। जिस हिसाब से टेस्ट हैबिट रहेगा उस हिसाब से ज्यादा डिमांड रहेगी, टेस्ट हैबिट कम तो डिमांड कम। फिफ्थ, गवर्नमेंट पॉलिसी। उसमें हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल लिया था, टैक्स। टैक्स ज्यादा तो डिमांड कम, टैक्स कम तो डिमांड ज्यादा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। फ्यूचर की प्राइस को एक्सपेक्ट करके मैं आज की डिमांड को क्या करती हूँ, अफेक्ट करती हूँ। फ्यूचर की प्राइस को अफेक्ट, फ्यूचर की प्राइस के बारे में सोच के मैं आज की डिमांड को क्या करती हूँ, अफेक्ट करती हूँ। मतलब फ्यूचर के प्राइस के बारे में दिमाग लगा के, फ्यूचर की प्राइस को एक्सपेक्ट करके मैं आज की डिमांड क्या करती हूँ, अफेक्ट करती हूँ, चेंज करती हूँ। मतलब फ्यूचर की प्राइस के कारण आज की डिमांड अफेक्ट होती है। फिर लास्ट वन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कितने तरीके के रिलेटेड गुड्स होते हैं, दो, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब क्या, जो एक दूसरे के बजाय यूज होते हैं। ऑप्शन, टी एंड कॉफी। एक गुड्स की प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड बढ़ी। समझ में आया? नेक्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो कार, पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ी तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में इट वाज डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इट वाज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। कॉमन कंसेप्ट ये है कि एक की प्राइस दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करता है, लेकिन सब्सटीट्यूट गुड्स का मीनिंग अलग है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग अलग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिमांड अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी 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 मच very much important, because of in next lecture we are going to study law of demand. that is a very important concept of your demand chapter, जिसके ऊपर एक आध MCQ आने की भी संभावना है। ठीक है, एक आध MCQ उसके ऊपर आ सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, प्लीज अटेंड इट। और एक लेक्चर मिस करोगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो कंटिन्यूएशन में सारे लेक्चर देखो और अटेंड करो, मिस मत करो, कनेक्टेड रहो। ठीक है, और इधर उधर ज़्यादा भटको मत, जहाँ पे एक बार पढ़ाई शुरू करिए वहीं पे ख़त्म करो। ठीक है, समझ में आया? सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट कंसेप्ट। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, टाटा बाय बाय। और चीज़ों को नोट डाउन करना मत भूलना। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।